अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद सुलेमान, योर एप्टीट्यूड टीचर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको कराची यूनिवर्सिटी के पास पेपर जो है फिजिक्स के 2022 के सॉल्व करवाने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि 2021 से जो है रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर जो हम लोग पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 के अंदर हमारे 1 से लेके 10 तक एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे जो है फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इस ग्रुप के अंदर जो है आपको कराची यूनिवर्सिटी की तमाम अपडेट्स वगैरह जो है आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू है इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा पेपर जो है ना मौजूद है मेरे पास तस्वीर के अंदर। ये तस्वीर जो है बहुत ज्यादा ब्लर थी, इस वजह से जो है मैंने इसको खुद पूरा टाइप किया ताकि आप लोगों के लिए जो है परेशानी ना हो। ठीक है, एमसीक्यू हमारे पास क्या है, अ बॉडी फॉल फ्रीली डाउनवर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का मतलब क्या भाई, आपको जो है एस फाइंड करना है। ठीक है, कवर्ड बाय अ बॉडी इन 2 सेकेंड, आपके पास टाइम जो है 2 सेकेंड गिवन है। ठीक है, तो भाई इस सवाल को सॉल्व करने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्मूलास हैं, आपने उनका यूज करते हुए जो है इस एमसीक्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, अब जब भी आपसे बात की जाए ना भाई थ्रो की, ठीक है, या फिर आपसे फॉल की बात की जा रही हो, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको 3 फॉर्मूलास जो है ना आपको अपने जहन में रखने हैं। वो क्या क्या है, S इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय जी। उसके अलावा एक और फॉर्मूला आपके पास है, V इज इक्वल टू जी टी। और एक और लास्ट फॉर्मूला जो आप लोगों के पास है वो क्या है, S इज इक्वल टू 4.9 टी का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आप अपना सवाल देखो, अपना एमसीक्यूज देखो, इसमें आपको डिस्टेंस बताना है, टाइम गिवन है। ठीक है, तो हमारे केस के अंदर ये वाला फॉर्मूला जो है भाई यूज होगा। ये वाले 2 फॉर्मूलास ये भी आपके पास इस तरह के एमसीक्यूज में आ सकते हैं। मैं आपको पहले से बताऊं ताकि आपके अगर पेपर के अंदर ये सवाल आ जाए तो आप लोगों को सॉल्व करने के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब 4.9 मैंने वैसे लिख दिया और टाइम मेरे पास क्या है 2 सेकेंड है। मैंने 2 का स्क्वायर लिया, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे भाई 4.9 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या निकल के आएगा, 19.6 जो है ना आपके पास इसका जो है आंसर निकल के आएगा 19.6 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो है भाई ऑप्शन बी जो है ना इसका राइट आंसर है। आगे हम मूव करेंगे एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ, और ये आपका एमसीक्यूज जो है भाई डॉपलर इफेक्ट से जो है लिया गया है, डॉपलर इफेक्ट से आया है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे और यहाँ पे हम लोग जो है डॉपलर इफेक्ट के जो 6 केसेस हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको वजह बताऊंगा भाई यहाँ पे 6 केसेस को डिस्कस करने की क्या वजह है, तो आप जो है इस वीडियो को लाजमी जो है एंड तक देखें और इस वीडियो को जो है लाजमी लाइक भी करें। एमसीक्यूज को रीड करने से पहले जो है ना हम लोग डॉपलर इफेक्ट के केसेस देख लेते हैं, फिर आपसे जो है ये एमसीक्यूज बहुत आसानी के साथ जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आपको मैं ये शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं तमाम केसेस की कि आप किस तरह जो है भाई तमाम केसेस एक ही फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। ये आपके पास पूरा फॉर्मूला है। पहले फॉर्मूला समझना भाई, ये हमारे पास क्या चीज है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है। क्या है भाई, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एफ नॉट हमारे पास क्या है भाई, ये आपके पास जो है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, v आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने पास नोट करते रहो भाई हर चीज को। ठीक है, अब v नॉट आपके पास क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है। क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। और vs आप लोगों के पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे क्या चीज है कि केस 1 लेते हैं हम लोग मिसाल के तौर पे। ठीक है, केस 1 के अंदर आपके पास क्या है कि भाई सोर्स जो है ना आपका वो मूविंग कर रहा है, मूविंग टूवर्ड्स। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स। ठीक है, और आपका जो ऑब्जर्वर है, जो लिसनर है, ठीक है, वो क्या है, रेस्ट के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास जो है फर्स्ट केस है। अब आपने इस केस से जो है ना अपना फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो आप किस तरह निकालेंगे, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट। ये तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, सही है भाई। असल चीज जो है वो ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, v आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड है, वो ऊपर भी आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, अब फैसला करना है कि भाई साइन कौन सी आएगी, ये फैसला करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जा रही है कि ऑब्जर्वर जो है रेस्ट के अंदर है,
इसका मतलब क्या है कि भाई वी नॉट जो है ना आपके पास जीरो हो जाएगा, ठीक है, वी नॉट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको आप लोग खत्म कर देंगे तो ये आपके पास साइन किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास वी ऊपर आएगा, ठीक है। अब सोर्स जो है ना वो मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या भाई सोर्स आपने लिखना है, वी एस तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब मूविंग टुवर्ड्स की बात की जा रही है। अब जहन में ये आएगा भाई सवाल में, अब जो फॉर्मूला हम बना रहे हैं इसमें प्लस साइन लगाएं या माइनस साइन लगाएं, तो यहाँ पे इस चीज को देखें, जब सोर्स जो है मूविंग टुवर्ड्स जाएगा तो उस केस के अंदर माइनस लगाएंगे, और जब सोर्स जो है अवे जाएगा उस केस में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगा देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला जो है फर्स्ट केस का बन चुका है, ठीक है भाई। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 के अंदर हमारे पास क्या होता है कि सोर्स जो है अब हमारा अवे जा रहा है, ठीक है भाई, सोर्स अवे जा रहा है और ऑब्जर्वर हमारे पास क्या है, वो रेस्ट के अंदर ही है, ठीक है भाई। अब फॉर्मूले में चेंजिंग क्या आएगी, बस जस्ट जो है साइन चेंज हो जाएगा, आपके पास v डिवाइड बाय v प्लस वी एस हो जाएगा, ठीक है भाई। यहां तक समझ में आता है, केस 2 समझ में आ गया। अब केस 3 की बात करते हैं। केस 3 में अब क्या है, हमारे पास सोर्स जो है ना वो रेस्ट के अंदर आ चुका है, ठीक है। अब हमारा ऑब्जर्वर जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा, इसमें हम लेते हैं भाई टुवर्ड्स जा रहा है, ठीक है भाई। अब फॉर्मूला किस तरह बनेगा, F इज इक्वल टू एफ नॉट, तो वैसे ही आ गया। अब भाई देखो, अब यहाँ पे V आया, अब V नॉट जीरो नहीं होगा क्योंकि अब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, उसका मतलब V नॉट आप लिखोगे। अब इस केस के अंदर आपके पास VS जो है ना वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अब ऊपर साइन देखने, ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, टुवर्ड्स जा रहा है, तो टुवर्ड्स में क्या बोला गया है, प्लस साइन लगाएंगे, तो V प्लस V नॉट आ गया, ठीक है। अब किसी का 4 केस ले लो, तो 4 केस के अंदर हमारे पास जो है सोर्स रेस्ट में ही रहेगा, ऑब्जर्वर क्या होगा, अवे जाएगा, तो अवे में हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, मैं लिख के नहीं दिखा रहा, आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। असल जो हमारे पास है वो केस नंबर 5 है और 6 है, कि भाई 5 और 6 के अंदर हमारे पास जो है भाई उसमें क्या होता है, दोनों मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब 5 केस हम लोग क्या लेते हैं कि सोर्स जो है ना वो टुवर्ड्स जा रहा है और हमारे पास जो ऑब्जर्वर है वो भी टुवर्ड्स जा रहा है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, अब इस केस के अंदर हमारे पास कोई भी चीज जो है ना जीरो नहीं होगी, ये तो आपका समझ में आ गया कि भाई V नॉट भी ऊपर आएगा और नीचे VS भी आएगा, ठीक है। अब साइन देखने, सोर्स में जब टुवर्ड्स जाता है तो मैंने आपको क्या बताया था, माइनस आएगा, तो आपने नीचे माइनस लिख दिया। ऑब्जर्वर में जब टुवर्ड्स जाएगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस लिख दिया। इसी तरह आप अपना केस नंबर 6 भी जो है इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, उसको मैं आप यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, V माइनस वी एस डिवाइड बाय V प्लस V नॉट। बहुत ही आसान तरीका भाई याद करने का फॉर्मूला को, ठीक है। फॉर्मूले समझ में आ गए। अब हम लोग अपना एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं कि एमसीक्यूज में क्या पूछा गया हम लोगों से, ठीक है। एमसीक्यूज में भाई बोला गया था सोर्स ऑफ साउंड मूव अवे फ्रॉम द स्टेशनरी लिसनर, ठीक है। इसका मतलब क्या भाई, लिसनर जो है ना आपके पास क्या है, रेस्ट में, तो आपके पास V नॉट क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, और आपका जो सोर्स ऑफ साउंड है VS है वो मूव कर रहा है, और मूव क्या कर रहा है, अवे कर रहा है, तो अवे में मैंने आपको क्या बताया था कि प्लस साइन आएगा, तो मतलब VS में क्या साइन लेंगे हम, प्लस साइन लेंगे। फॉर्मूला बनाते हैं अपना, ठीक है। यहाँ पे F इज इक्वल टू एफ नॉट, ठीक है भाई, ऊपर सिर्फ क्या आएगा, हमारे V आएगी, वजह क्या उसी की V नॉट जीरो हो गया, और नीचे क्या आएगा हमारे पास V प्लस VS आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है, हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पेश आई, ठीक है। अब बताना क्या था इस सवाल के अंदर, देयर विल बी एन अपेरेंट, आपसे अपेरेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहा है भाई, अपेरेंट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है भाई। अब देखो ये आपके पास क्या थी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी थी। अब आपको बताना है कि भाई अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो आपके पास है वो डिक्रीज हुई है या फिर इंक्रीज हुई है। अब इसे कैसे बताएंगे आप लोग, इसकी भी बेटा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है भाई। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई आप जो है 2 डिवाइड बाय 7 करो, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ये मुझे बता दो। देखो आपके पास जब भी ऊपर छोटा नंबर हो नीचे बड़ा नंबर हो तो आपका आंसर जो है ना 0 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 1 से कम आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। चाहे तो कैलकुलेटर करके देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे V और नीचे क्या लिखा, V प्लस VS, मतलब देखो ये V और ये V की वैल्यू सेम है। अगर मैं यहाँ पे मान लूं कि मैं V जो है 5 है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर 5 लिख दूंगा, नीचे क्या करूंगा 5 प्लस, अब VS की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना, जीरो से बड़ी होगी, जाहिर सी बात है। तो मतलब क्या कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो गया, अब डिनोमिनेटर नीचे बड़ा है, आपका न्यूमरेटर छोटा है, तो मैंने यही मिसाल दी है कि आपका आंसर क्या है, 0 से कम आएगा, ठीक है, मतलब 1 से कम आएगा, सॉरी, ठीक है। अब आपके पास जो रिजल्ट आया,
आपके पास जो राइट साइड है इसके ऊपर भाई आंसर आपका 1 से कम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मिसाल के तौर पर मान लेते हैं मेरे पास 0.5 आया है पूरी ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद, और एफ नॉट मैंने यहाँ पे वैसे ही लिख दिया, सही है। इसका मतलब ये हो कि जो मेरे पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है ना, ये बहुत कम छोटी वैल्यू, मिसाल के तौर पर एफ नॉट की जो वैल्यू थी मेरे पास 5 थी, ठीक है। यहाँ मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। मतलब जो मेरी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आई है वो मेरी पहले वाली एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में कम आ रही है, तो मैं डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी जो है मेरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है भाई। अगर यहाँ पे जो है आपके पास वेवलेंथ का भी ऑप्शन मौजूद है, आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है ना आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि आपके पास वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आपके पास डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन नहीं होता और इंक्रीज इन वेवलेंथ लिखा होता तो आप उसके ऊपर ठीक करते, ठीक है भाई। अब ये चीज जो है मैंने आपको सिर्फ केस नंबर एक केस से डिफाइन की है। अगर ये आपसे यहाँ पे बोल देता मूव टुवर्ड्स की बात करता, तो मूव टुवर्ड्स के केस में क्या होता है कि आपका फॉर्मूला जो है यहाँ पे माइनस साइन आ जाता। माइनस साइन आने की वजह से जो क्या होगा कि आपका डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है ना वो छोटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, सही है। जब निचली वैल्यू छोटी हो जाए ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो जाए तो आपका आंसर 1 से बड़ा आता है। 1 से बड़ा आंसर आने का मतलब ये है कि भाई आपकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है ना वो ज्यादा आ रही है, तो उस केस के अंदर आपके पास इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी होगा। तो आई होप आपको ये चीज जो है समझ में आ गई होगी, तभी जो है मैंने आपके साथ एमसीक्यू जो है बहुत डिटेल में डिस्कस की है। एमसीक्यू नंबर 3 की बात करते हैं। अ वेट मशीन कंज्यूम 500 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है भाई। आपके पास एनर्जी गिवन है, मतलब वर्क डन गिवन है, ठीक है भाई, 500 जूल टू लिफ्ट अ लोड इन 0.5 सेकेंड। आपके पास टाइम भी गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, पावर फाइंड करना है। बहुत ही आसान एमसीक्यू है भाई, P इक्वल टू W डिवाइड बाय टाइम, ठीक है भाई। 500 आपने ऊपर लिखा, डिवाइड में आपने लिखा 0.5। अब बहुत से बच्चों को भाई कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कैलकुलेशन किस तरह करें भाई। 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। अगर मैं लिखूं 500 डिवाइड बाय 1/2, जब मैं इसको घुमा के ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 500 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, आंसर में आएगा 1000 वॉट, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे जो है भाई ये आपके पास यहाँ पे मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेना कि आपके पास 1000 है, ठीक है। तो आपके पास जो है ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब 4 एमसीक्यूज भाई आपके पास आ गया, रिपीट एमसीक्यूज। बहुत से बच्चे बोलते हैं भाई पास पेपर सॉल्व करने का फायदा क्या होगा हमें, तो भाई 4 एमसीक्यूज अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो देखी है 2021 की, तो आप ये एमसीक्यूज आसानी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको फिर भी सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आइसोटॉप आपके पास जो है Pu लिखा हुआ है। Pu का मतलब आपके पास है प्लूटोनियम, ठीक है। प्लूटोनियम हमारे पास ऊपर क्या लिखा हुआ है, 239 लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, 94 लिखा हुआ है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास ऊपर लिखा होता है आपके पास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, या उसको हम लोग मास नंबर कहते हैं, सही है। और नीचे जो हमारे पास होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है यूरेनियम लिखा हुआ है। अब ये क्या बोल रहे हैं, the isotope plutonium is radioactive element and decay into uranium with the emission of dash। मतलब ये रिएक्शन होगा यहाँ पे, यूरेनियम आपके पास 235 इसका आपके पास एटॉमिक मास है, और एटॉमिक नंबर जो आपके पास वो क्या है, 92 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज जो है, किस चीज की एमिशन होगी वो आपको यहाँ पे जो है बताना है, ठीक है। तो भाई मैंने आपको ये सवाल सॉल्व करने का तरीका बताया था कि पहले आप रिएक्टेंट साइड ले लें, रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट कर लें, ठीक है। रिएक्टेंट में हमारे पास क्या प्लूटोनियम है, प्लूटोनियम का पहले हम लोग सॉल्व करेंगे एटॉमिक मास के लिए। एटॉमिक मास कितना 239 है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट में कितना हमारे पास 235 है, प्लस हमने एटॉमिक मास जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो हम लोग ए लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप माइनस कराओगे तो आपके पास आंसर जो है 4 आ जाएगा। मतलब क्या भाई, आपके पास जो है 4 एटॉमिक मास आ चुके हैं। एटॉमिक नंबर के लिए भी आप इस तरह करेंगे, आपके पास क्या है 94 है रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे क्या है 92 है, 92 प्लस जेड, ठीक है। माइनस कराओ, जेड की वैल्यू क्या आएगी, 2 निकल के आएगी। तो मतलब आपके पास जो है भाई ये आपका जो है निकल के आ गया विद द एमिशन ऑफ डैश। तो इसका क्या मतलब है, ये आपके पास अल्फा निकल के आया है। अल्फा क्या होता है, 4 ऊपर 2 नीचे, तो आपके पास अल्फा पार्टिकल जो है इसका राइट आंसर है। अगर आपके पास ये हीलियम भी आपके पास हो सकता है, ठीक है। अगर हीलियम का ऑप्शन आपके पास मौजूद हो तो आप हीलियम के ऊपर टिक लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 4 एमसीक्यू जो है सॉल्व हो चुके हैं। आगे हमारे पास जो है 5 एमसीक्यूज है।
when a body is moving in a circular path, then the angle between its linear velocity and the angular velocity is always dash। ठीक है भाई, एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ के ऊपर जो है मूव कर रही है, मतलब रोटेट कर रही है। ठीक है भाई, पर आपको एक चीज तो पता है कि भाई जब रोटेशन के अंदर जो लीनियर वेलोसिटी होती है ना, वो टेंजेंट होती है आपकी। ठीक है, टेंजेंट होती है, सही है। क्या होती है? टेंजेंट होती है। उसकी डायरेक्शन क्या होती है? टेंजेंट होती है। जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है ना, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो आपके पास जो एंगल बनता है इन दोनों के दरमियान, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री का बनता है। तो अभी अब आपके पास जो ऑप्शन है वो रेडियन के अंदर है, तो आपको पता है कि भाई किस तरह कन्वर्ट करना है, 90 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 180 कर दो। सही है भाई, 180 टू द 90 बन जा। ठीक है, तो आपके पाई अपॉन 2 आंसर आ जाएगा इसका। तो आपके पास जो है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक है? सी ऑप्शन जो आपके पास इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैंने आपको एक और चीज बतानी है, वो क्या है उसको देख लेते हैं एक दफा। यहाँ पे अगर वो आपसे बोले भाई कि लीनियर वेलोसिटी और एक्सलरेशन के दरमियान में जो है भाई क्या एंगल बनेगा, ठीक है, तो आप किस तरह बताएंगे? तो भाई आपको पता है जो एक्सलरेशन होता है ना, वो रोटेशन के अंदर उसकी डायरेक्शन हमेशा जो है ना टुवर्ड्स द सेंटर होती है। क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर होती है। तो इन दोनों के दरमियान में जो है एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है। आगे हम बात करेंगे 6 एमसीक्यूज की। बहुत सिंपल एमसीक्यू है भाई। आपसे क्या बोला जा रहा है? इफ टू फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एफ आर एक्टिंग एट एन एंगल 120 डिग्री। आपके पास थीटा की वैल्यू गिवन है और आपको बोला जा रहा है कि भाई दो फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है क्या सेम है। आपको क्या करना है? आपको जो है भाई रिजल्टेंट बताना है। तो फॉर्मूला आपके लोगों के पास क्या होता है? एफ इज इक्वल टू, आपके पास फोर्स 1 है उसका स्क्वायर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड एफ है, तो मैं एफ का स्क्वायर लूंगा, प्लस सेकंड फोर्स हमारे पास दोबारा से एफ है तो मैंने एफ ले लिया, प्लस 2 एफ एफ, और एंगल कितना है? 120 डिग्री एंगल है। ठीक है भाई, अब एंगल की वैल्यूज किस तरह याद करें, बात आ जाती है। तो भाई आपको वीडियो के अंदर लिंक मिलेगा, उस वीडियो को लास्ट में देखना, उसके अंदर मैंने आपको जो है एंगल को याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स बताई है। ठीक है, तो भाई cos 120 जो है ना हमारे पास बराबर होता है -1/2 के। ठीक है, तो सॉल्व कर लो इसको, बहुत ही आसान है भाई। एफ स्क्वायर हो जाएगा, जो दोनों आपस में ऐड होंगे क्या हो जाएगा? 2f स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2f स्क्वायर, और ये आपके पास 1/2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचा? एफ स्क्वायर बचा, और यहाँ पे आपके पास 2f स्क्वायर है, माइनस करो क्या आंसर आएगा? एफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो आपके पास आंसर क्या आया? एफ के बराबर आया। तो ऑप्शन बी जो है ना आपके पास का राइट आंसर है। अब 7 एमसीक्यूज की बात करते हैं। अ वेव इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, नो चेंज अकर्स इन इट्स डैश। तो बोल रहा है कि भाई एक वेव है जो कि मीडियम अपना चेंज कर रही है, तो उससे किस चीज के अंदर जो है चेंजिंग नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पे ये चीज बतानी है। ठीक है, तो मेरी एक बात याद रखो, जब भी मीडियम चेंज होता है ना, तो आपकी स्पीड के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, वेलोसिटी जो है ना चेंज होती है। v इज इक्वल टू एफ लेमडा, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, अब वेलोसिटी जब चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि आपके पास जो वेव लेंथ है ना वो भी चेंज होगी। लेकिन फ्रीक्वेंसी ऐसी चीज है कि आपके मीडियम चेंज होने से ना फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फ्रीक्वेंसी जो है कांस्टेंट रहती है। तो आपके पास यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो है ना वो डिपेंड करती है सोर्स ऑफ साउंड के ऊपर, मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, अब 8 एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। The velocity of a body after elastic collision with a body of same mass at rest। भाई आपको अपनी फर्स्ट या फिजिक्स याद आनी चाहिए। आप लोगों ने 4 केसेस जो है ना पढ़े थे इस चीज के। ये दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है उनकी वेलोसिटीज के ऊपर। तो उन जो फर्स्ट केस हमारे पास है उसके अंदर क्या होता है कि दोनों बॉडीज का जो मैस है वो इक्वल है। मैस क्या है? इक्वल है। ठीक है, जब दोनों आपस में कोलाइड करती है, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये बॉडी ए है और एक बॉडी मेरे पास बी है। ठीक है, अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u1 है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u2 है। जब दोनों आपस में कोलाइड करेंगी, तो जब कोलिजन होगा तो फिर क्या हो जाएगा हमारे पास?
जो हमारे पास इनकी फाइनल वेलोसिटी निकल के आएगी ना, इंटरचेंज हो जाएगी आपस में। क्या हो जाएंगी? इंटरचेंज। अब ए वाले की U2 हो चुकी है और बी वाले की जो है U1 हो चुकी है। आपके पास ये केस 1 था। केस 2 में क्या होता है हमारे पास? केस 2 में ये होता है कि भाई मैस तो हमारे पास इक्वल ही होता है, लेकिन हमारे पास एक बॉडी जो है ना वो रेस्ट में होती है। अब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बॉडी बी है। अब बॉडी बी जो है ना आपके पास क्या है? रेस्ट के अंदर। रेस्ट का मतलब क्या है भाई? U2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और ए हमारे पास जो है U1 जो है किसी वेलोसिटी के साथ जो है मूव कर रहा होगा। जब ए बॉडी जो है टकराएगी बी के साथ, तो क्या होगा हमारे पास कि ए बॉडी जो है रेस्ट में आ जाएगी और बी जो है ना मूव करेगी। अब बी मूव किस वेलोसिटी के साथ करेगी? अब बी वाली जो है ना हमारे पास बॉडी, ये U1 वेलोसिटी के साथ मूव करेगी और ए वाली जो है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अपना केस देखो, ये आपके पास केस 2 ही है। तो आप लोग अगर अपने एमसीक्यूज देखें तो ये आपके पास केस 2 से लिंक कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास एक बॉडी जो है रेस्ट के अंदर है, मैसेज भी सेम है, और आपको बताना है कि इलास्टिक कोलिजन के बाद क्या होगा कि जो आपके पास जो बॉडी मूव कर रही थी वो क्या हो जाएगी? रेस्ट के अंदर आ जाएगी। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। अब यहाँ पे जो हम लोग केस नंबर 3 भी देख लेते हैं, केस नंबर 4 भी देख लेते हैं। अगर इस तरह का एमसीक्यूज दोबारा से आता है तो आप लोग उसको सॉल्व कर सके। केस 3 हमारे पास क्या है? भाई आपके पास ए है और बॉडी बी है, ठीक है। ए का जो मैस है ना बहुत ही कम मैस है, ठीक है, मतलब 0 के बराबर है, बहुत ही कम मैस है। और ये मूव कर रही है आपके पास U1 के साथ। अब बी जो है ना ये आपके पास किस में? रेस्ट के अंदर है। मतलब क्या? U2 जो है 0 के बराबर है, लेकिन इसका मास जो है ना, मास बहुत ज्यादा मास है इसका, ठीक है। ये बहुत ही छोटा मास है और ये बहुत ही बड़ा मास है, मतलब मास जो है अनइक्वल है। जब इनका आपस में कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद क्या होगा कि आपके पास जो ए और बी बॉडी है, ए जो है ना आपके पास मूव करेगी रिवर्स डायरेक्शन के अंदर। वेलोसिटी तो उसकी अपनी ही रहेगी, U1 ही रहेगी, लेकिन माइनस आ जाएगा, ठीक है। और बी वाली आपके पास जो है रेस्ट के अंदर ही रहेगी। आपके पास क्या रहेगी? रेस्ट के अंदर रहेगी, ठीक है भाई। केस नंबर 4 की बात करते हैं। आपके पास एक बॉडी ए है, एक बॉडी आपके पास बी है। ए का मास जो है ना वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बी, ठीक है। बी का मास नेग्लिजिबल है, ठीक है। अब ए बॉडी आपके पास मूव कर रही है U1 वेलोसिटी के साथ, और बॉडी बी जिसका मास बहुत कम है, ये आपके पास जो है रेस्ट के अंदर है, और इसका मास मैंने बताया कि बहुत ही भाई कम मास आपके पास, ठीक है। तो इसके बाद U2 क्या होगा? 0 होगा। लेकिन कोलाइड करने के बाद आपके पास क्या रिजल्ट आता है कि जो आपके पास जो आपका बिग मास था, ठीक है, बॉडी ए जो थी वो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी के साथ ही मूव कर रही है, मतलब U1 के साथ ही जो है मूव कर रही है। लेकिन बॉडी बी आपके पास रेस्ट में थी, लेकिन वो एक बहुत ही हाई बॉडी से जब टकराई है, इससे उसका जो मास है वो 2 टाइम ऑफ ए बॉडी का हो गया, ठीक है। मतलब वो इतना जो है जाके जो है वेलोसिटी के साथ जो है मूव करेगी। तो आपके पास V2 जो है यहाँ पे ये निकल के आ गया। आई होप आपको ये तमाम केसेस जो है समझ में आ गए होंगे। अब 9 एमसीक्यूज की बात करते हैं, अगेन रिपीट एमसीक्यू से 2021 के पास पेपर का, ठीक है भाई। सवाल में क्या बोला जा रहा है? इफ अ मैन गो टू अ हाइट डबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम इट्स अर्थ सरफेस, his weight relative to the weights on earth surface will be dash। तो भाई इस एमसीक्यू से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये एमसीक्यू जो है भाई आपके पास 2021 के अंदर भी आया था, बिल्कुल ही सेम एमसीक्यू जो है 2022 के अंदर आया, बस थोड़ी सी जो है वैल्यू के अंदर चेंजिंग की थी उसने। इसको डायग्राम की रिस्पेक्ट से समझेंगे हम लोग। यहाँ पे ये हमारे पास जो है भाई यहाँ पे मैंने अर्थ बना दी, ठीक है भाई। ये एमसीक्यू अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है 2021 की, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ सेंटर तक जो है ये क्या है? मेरे पास रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ है, और इस पॉइंट के ऊपर ये अर्थ की सरफेस है, जिसके ऊपर मेरे पास जो वेट होगा वो W = mg होगा, सही है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई डबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो हाइट पे गया आदमी, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ ऊपर ड्रॉ करूं तो मेरे पास यहाँ पे जो h की वैल्यू है वो क्या आएगी? 2r के बराबर आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है डबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ की बात की गई है। तो आपको यहाँ का भी जो है वेट बताना है, W डैश इसको मैं कह देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ का जो वेट है वो क्या होगा? mg डैश के बराबर होगा। अब g का फॉर्मूला क्या होता है? g =
कैपिटल GME डिवाइड बाय RE का स्क्वायर। सही है। अब देखो ये आपके पास RE स्क्वायर कब आया, जब आपके पास जो अर्थ सरफेस की बात की गई। जब आप G डैश का फॉर्मूला लिखोगे ना तो आपके पास क्या होगा, GME डिवाइड बाय, अब यहाँ पे नीचे क्या आएगा आपके पास RE प्लस, अब यहाँ पे आप 2R भी ऐड करोगे, 2R भी ऐड करोगे क्योंकि आपको यहाँ तक का वेट बताना है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा GME डिवाइड बाय 3R और इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा GME डिवाइड बाय 9R स्क्वायर। ठीक है भाई, क्या आपके पास G डैश आ चुका है। आपको रेशो लेना है, W डैश डिवाइड बाय W को रेशो लेना है। सही है। अब ये तो GME डिवाइड बाय R स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आपके पास जो है किसके बराबर होता है, G के बराबर होता है। तो G अपॉन 9 जो है आपके पास आ चुका है, G अपॉन 9। सही है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ आपके पास जो है सिंपल और सिंपल सिर्फ और सिर्फ G है। ठीक है भाई, यहाँ पे जो है मैंने G लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने मैथ्स क्यों लिखा, मैथ्स जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये मैथ्स कैंसिल, ये मैथ्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, G अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन G, G से G कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 1 अपॉन 9 आंसर आएगा। तो 19 जो है आपके पास इसका राइट आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे लास्ट टाइम जो है बहुत ज्यादा दुआएं दी थी कि सर आपके एमसीक्यू जो है टेस्ट के अंदर लगे हैं, तो इस वजह से जो मैं आपको लेंथी वीडियोस बना रहा हूं ना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, आपको टेस्ट के अंदर परेशानी नहीं होगी। सही है। लास्ट एमसीक्यू से हमारे पास क्या है, when a dielectric is placed in an electric field, it becomes dash। तो भाई आपके पास यहाँ पे जो है पोलराइज का जो है राइट आंसर है। जब आप डाइलेक्ट्रिक जो है प्लेस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो भाई डाइलेक्ट्रिक जो है ना आपके पास एक बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो इससे आपके पास जो है करंट फ्लो नहीं करता, तो आपके पास जो है पोलराइज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको आई होप 10 एमसीक्यू जो है समझ में आ गए होंगे। आपने इस चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि इसी तरह जो है मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड करता रहूं, आपकी तैयारी भी बेहतर होगी। आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आप लोगों की इस तरह जो है मजीद वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब नॉलेजफुल फॉर मोर वीडियोस।